राकेश अस्थाना की बतौर दिल्ली पुलिस कमिश्नर तकर्रुरी को चैलेंज करने वाली अर्जी पर हाईकोर्ट में समाअत हुई। अर्जी पर समाअत करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकज को नोटिस जारी किया है। अदालत ने राकेश अस्थाना की तकर्रुरी पर उठे सवाल पर मरकज से जवाब मांगा है। इस केस की अगली समाअत 8 सितंबर को होगी। आम आदमी को महीने के पहले ही दिन बड़ा धचका लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा कर दिया है। एलपीजी के बढ़ती हुई कीमतों ने लोगों के घर का बजट खराब कर दिया और इसकी वजह से आम आवाम भी परेशान है। सिर्फ 15 दिनों में गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं बगैर सब्सिडी के 14.2 किलो गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपए का इजाफा हुआ है। साथ ही 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 75 रुपए का इजाफा हो गया है। इसी इजाफे के बाद दिल्ली में 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर 884 रुपए 5 पैसे में मिल रहा है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर 2 से 5 सितंबर तक मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे, जिनमें स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क काबिल ज़िक्र है। एस जयशंकर 2 से 3 सितंबर तक स्लोवेनिया में रहेंगे। 3 सितंबर को क्रोएशिया और 4 से 5 सितंबर डेनमार्क का दौरा करेंगे। सिविल डिफेंस में काम करने वाली राबिया 26 अगस्त को लापता हो गई थी, जिसके बाद उसकी लाश फरीदाबाद से बरामद की गई और इस्मतदरी और कत्ल का एक केस बनाया गया। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और दिल्ली के संगम विहार में कत्ल और इस्मतदरी के मुजरिमीन को गिरफ्तार और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। फांसी के मुतालबे के लिए कल मुजाहिरे शुरू हो गए थे। इस मामले में सियासत भी शुरू हो चुकी है। बात तो बताइए इंस्पेक्टर साहब, जिस डीएम ऑफिस में लड़की काम करती थी, कम से कम डीएम साहब को तो आना चाहिए यहाँ पे। वो तो कम से कम हाल पूछे कि उसका कर्मी का क्या हाल हुआ है, किस तरीके से काटा गया है। मैंने कल इनको बताया था, मैं साथ चलूंगा डीएम साहब के पास। डीएम साहब को यहाँ आना चाहिए। अब यहाँ आएंगे ना, एक बच्ची मरी है, डीएम साहब यहाँ आके बात करनी चाहिए उनको। वो डीएम है इस एरिया, उनकी जिम्मेवारी है, उनको वहां से यहाँ आना चाहिए। उनका हाल पूछना चाहिए अगर है क्या। ऐसा कोई आप सिविल डिफेंस को नहीं संभाल सकते तो फिर किसको संभालेंगे आप। मुल्क में कोरोना के 41,966 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक एक दिन में 460 लोगों की मौत हुई है, जबकि इसी अरसे में 33,964 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 3,78,181 एक्टिव मामले हैं। वहीं मुल्क में लगातार कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम भी जारी है। वहीं कोरोना की वजह से तवील अरसे तक बंद रहने के बाद आज से दिल्ली के स्कूल खुल गए हैं। हालांकि सिर्फ 10वीं, 11वीं, 12वीं जमात के बच्चों को स्कूल बुलाया गया है। आज 10वीं और 12वीं जमात के बच्चे स्कूल आए हैं। हमारी नुमाइंदा रचना ने जायजा लिया, आइए देखते हैं। राजधानी दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने का निर्देश जारी कर दिया गया है। और अब मैं भी आज एक क्लासरूम में बैठी हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं इस क्लास में क्यों बैठी हूँ। मेरे इस क्लास में आने का मकसद ये है कि जो बच्चे लंबे समय के बाद आज स्कूल आए हैं, उनके क्या एक्सपीरियंस थे और उन्हें कैसा लग रहा है, उनसे बात करें। स्कूल के जो स्टाफ है उनसे बात करें। तो आप देख सकते हैं कि स्कूल में जो बच्चे बैठे हुए हैं, उनके चेहरे ही बता रहे हैं कि वो कितने ज्यादा खुश हैं। 50% कैपेसिटी के साथ स्कूल खोलने का निर्देश सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। कोविड-19 की जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करने का निर्देश जारी किया गया है। और आप देख भी रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट स्कूल में किया गया है, क्लास में किया गया है। बच्चे मास्क लगाकर बैठे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे सैनिटाइजर भी साथ में लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि 3 मंत्र को याद रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें। तो आप देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हम उन बच्चों से भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि उनको कैसा लग रहा है लंबे समय के बाद स्कूल आने पर। तो कोमल, कैसा लग रहा है आज से स्कूल खुल गए? मैम, मुझसे स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है मैम, क्योंकि जैसे मैंने स्कूल में एंटर किया, इतनी सारी ग्रीनरी है मैम, ये तो हमारे घर में पॉसिबल नहीं है। और ये सब मैम हमारी प्रिंसिपल मैम की वजह से हुआ है, क्योंकि मैम अगर वो नहीं होती तो शायद इतनी ग्रीनरी नहीं होती और हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते। अच्छा, ग्रीनरी सिर्फ इसलिए अच्छा लग रहा है कि दोस्तों से भी मिलकर अच्छा लग रहा है? दोस्तों से तो फोन पे मिल सकते, लेकिन मुझे फोन पे कैसे मिलते दोस्तों से?
बात करके, लेकिन मैम प्रिंसिपल मैम जब एंटर करते तो मैम बहुत स्माइल से बोलती है गुड मॉर्निंग ये सब, तो मैम वो सब देख के एक्साइटमेंट होती है कि हम अच्छा पढ़ेंगे तो हम अच्छी पोस्ट हासिल कर सकते हैं। प्रीति, आपको कैसा लग रहा है? आपको भी ग्रीनरी खींच लाई या कुछ और? मैम ग्रीनरी भी खींच लाई, और मैम से बात करने में हम बहुत एक्साइटमेंट थे कि स्कूल जाएंगे। पुष्पा भट्ट मैम से मिले आज, उनसे अपनी बातें शेयर की, बहुत अच्छा लगा। बातें शेयर की। ये बताइए कि इतने टाइम से जब आप घर पे पढ़ाई कर रहे थे तो ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है या स्कूल में आके पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है? मैम स्कूल में आके अच्छा लगता है, क्योंकि मैम ऐसे में क्वेश्चन पूछने में अच्छा लगता है, और मैम घर पे रह के कनेक्शन कट जाता है बार बार, तो मैम ऐसे में कुछ कुछ बातें समझ नहीं आ पाती हैं। आपको कैसा लग रहा है और क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है पहले दिन? मैम पहले दिन आकर स्कूल में ये अच्छा लग रहा है कि हम अपने टीचर से बात कर रहे हैं और हम अपने स्कूल में आए हैं, और स्कूल में मतलब एक्टिविटीज़ करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, और घर में इतना ये सब पॉसिबल नहीं था। टीचर्स से भी बात करेंगे। क्लासरूम में अगर आप देखें तो यहाँ पर बच्चों को तो देखा आपने तस्वीरों में, अब टीचर्स भी यहाँ पर है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती टीचर्स के लिए कि बच्चों के साथ कोविड-19 की गाइडलाइंस को किस तरीके से फॉलो करना है। मैम क्या नाम है आपका? सुनीता कुमार, मैं यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल हूँ। तो मैम ये बताइए कि स्कूल तो खोलने का निर्देश जारी कर दिया गया और कुछ एसओपीज भी सरकार की तरफ से दी गई हैं, तो वो एसओपीज किस तरीके से आप लोग फॉलो कराएंगे, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है यहाँ पर, बच्चे बहुत लंबे समय बाद स्कूल आए हैं। जो भी गाइडलाइंस हमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से मिली है हम सारी फॉलो कर रहे हैं। 50% स्ट्रेंथ हमने बुलाई है। जैसे इस क्लास में आप देख सकते हैं 62 स्टूडेंट्स हैं, 31 कॉल किए हैं, उसमें से 20 स्टूडेंट्स आए हैं। आज इतना रेनी सीजन था मॉर्निंग में, लेकिन बच्चों को स्कूल आकर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है इनको देखकर कि बच्चे आपको अच्छा लग रहा है ना स्कूल में? आप रेगुलरली आना चाहेंगे? आपकी कोई डिफ़िकल्टी है तो आप टीचर से इंटरेक्ट करके उसको सॉल्व करना चाहेंगे? अच्छा मैम, यहाँ पर बच्चों को तो अच्छा लग रहा है, बच्चों ने बहुत सारी बातें भी बताई हमें, एक्सपीरियंस भी बिल्कुल बिल्कुल आपको भी अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे बच्चे आते हैं तो रिसेशन का टाइम होता है या खाली समय में बच्चे एक दूसरे से ना मिले, तो उसके लिए कैसे पूरी ट्रैक करेंगे उनके ऊपर? नहीं, इनको लंच के लिए स्पेसिफिक टाइम दिया है, अपने ही डेस्क पर लंच करना है, किसी से शेयर नहीं करना, कोई वाटर बॉटल शेयर नहीं करनी है, लंच शेयर नहीं करना है, किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है, ये इनको ऑलरेडी बता दिया गया था। तो अब 9th से 12th तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। आने वाले समय में जो छोटी क्लासेस हैं उनको भी खोलने पर सरकार जल्दी ही निर्देश जारी करेगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि स्कूल में आने के बाद जो बच्चों की पढ़ाई है उसको भी ठीक से वो कर सकेंगे, ऑनलाइन के माध्यम से भी यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, और यहाँ पर स्कूल में जो बच्चे आए हैं उनके पेरेंट्स की परमिशन के बाद ही वो बच्चे यहाँ पर आए हैं। 50% कैपेसिटी के साथ स्कूल आज से सुचारू रूप से चलेंगे ताकि बच्चे अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ने में एक कदम और आगे बढ़ा सकें। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। लखनऊ में आज पीएम आवास योजना के तहत बने घरों से इस्तिफादा करने वालों से यूपी के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने खिताब किया। इस सिलसिले में लखनऊ में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। इस स्कीम के तहत तकरीबन 5.5 लाख लोगों को घर मुहैया कराया जाएगा। अपने खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आला ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ख्वाब पूरा हो रहा है। जितना काम चंद सालों में हुआ है उससे कम काम कांग्रेस 30 सालों में हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना कि हर गरीब का घर हो अपना, यह साकार उत्तर प्रदेश के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब 4 वर्ष के दौरान ही मात्र प्रदेश के अंदर मात्र 4 वर्ष के अंदर 41,73,000 से अधिक लाभार्थियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक आवास उपलब्ध हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी लाभार्थी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आज 5,51,000 लाभार्थी अपने गृह प्रवेश कर रहे हैं। इसके लिए भी आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं, आपको ढेर सारी बधाइयां हैं। देखिए, 4 वर्ष में लगभग 42 लाख के आसपास लोगों को आवास उपलब्ध हो रहा है। लेकिन अगर हम पिछले 30 सालों का आंकड़ा देखेंगे तो मुश्किल से 53 लाख लोगों को 30 वर्षों में आवास मिल पाया था।
यानी पहले ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार के पिछली 2014 के पहले देश के अंदर जो सरकार होती थी उसके एजेंडे में गरीब नहीं होता था। उसके एजेंडे का हिस्सा न गांव था, न गरीब था, न किसान था, न नौजवान था, न महिलाएं थीं। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने 2014 में आने के बाद गरीब को, गांव को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में समाअत जारी है। वाज़ेह हो कि हुकूमत के जरिए ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर असेंबली में स्टैंडिंग कमेटी बनाने की बात कह रही है, जबकि कांग्रेस के जरिए ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर असेंबली का खसूसी सेशन बुलाने पर जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत ने ओबीसी रिजर्वेशन को 14% से बढ़ाकर 27% करने का फैसला किया था। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओबीसी मामले को लेकर के समाअत जारी है, कोई अपडेट जो इस वक्त मिल पा रहा हो? मुनता बता दें कि जबलपुर हाई कोर्ट में ओबीसी मामले को लेकर जितने भी फ्रैक्शन है सबकी अपील पर जो अर्जी लगाई गई थी उस पर आखिरी समाअत आज जारी है और चीफ जस्टिस की बेंच में समाअत जारी है और उम्मीद की जा रही है कि शाम तक इस मामले पर लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। और सभी लोगों की निगाहें जबलपुर हाई कोर्ट के फैसले की तरफ लगी हुई हैं कि आज अहम फैसला क्या आ सकता है, क्योंकि अगर हम 2018 में जो असेंबली इंतखाबात हुए तो उसके बाद जो है कमलनाथ हुकूमत जब आई थी उसने 14% से बढ़ाकर 27% रिजर्वेशन किया था और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग उसकी मुखालफत कर रहे थे। लेकिन गुज़िश्ता दिनों जिस तरह से मरकजी हुकूमत ने ओबीसी को लेकर जज फेरिजात का जो है खाका तैयार करने का मामला रियासतों के हाथ में दिया, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पॉलिसी में तब्दीली की। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों 27% रिजर्वेशन की बात कर रही हैं और दोनों अपने अपने तरीके से ओबीसी वोट तक पहुँचने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 52% ओबीसी वोटर है जिस पर दोनों की निगाहें लगी हुई हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर जो है असेंबली में स्टैंडिंग कमेटी बनाने की बात कर रही है, वहीं पर कांग्रेस ने इस मामले को लेकर खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा किया है ताकि ये उस पर मालूम हो सके कि कौन सी पार्टी क्या काम कर रही है। बिल्कुल मेहताब आलम, और इस मामले में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस मामले को लेकर के क्रेडिट हासिल करने में लगी हुई है। दोनों का एक तरह से देखा जाए तो एक मुकाबला करने की कोशिश में है कि कौन इसका क्रेडिट ले और कौन जो है चुनाव में आगे चल के जो वोटरों को इस मुद्दे को लेकर अपनी जानिब जो है रागिब कर सके। यकीनी तौर पर यह वो जो है वोटों की राजनीति है और क्रेडिट की भी राजनीति है, वरना यही जो है भारतीय जनता पार्टी है। जब कमलनाथ हुकूमत ने 14% से बढ़ाकर 27% ओबीसी रिजर्वेशन किया था तो इसने ही मुखालफत की थी और कमलनाथ हुकूमत के जाने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी आई तो वहाँ पर जो है अदालत में जिस तरह से पैरवी करनी चाहिए तो उस पैरवी नहीं की गई और वही बार बार कमलनाथ जी जो है ये कहते रहे हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी अदालत में पैरवी ठीक से नहीं कर रही है, यही वजह की 27% रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन मरकज के जरिए जब तो जो है रियासतों को ओबीसी की जो है फहरिस्त तैयार करने का जब मौका दिया गया, वहां से भारतीय जनता पार्टी के मौक़िफ़ में तब्दीली आई और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही 27% रिजर्वेशन की वकालत कर रही हैं और दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि कांग्रेस ने जरूर जो है 27% का रिजर्वेशन पास करने की बात की थी लेकिन उसके नीयत में खोट था। वहीं पर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस भी उस पर इल्ज़ाम लगा रही है, उसका कहना है कि 27% रिजर्वेशन हमने पास कर दिया था लेकिन अदालत ले जाने वाले यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इस तरह से दोनों पार्टियों की बात करें तो दोनों की नज़र जो है ओबीसी वोट बैंक पर है। मध्य प्रदेश के अगर टोटल वोट की बात करें तो 52% यहाँ पर वोटर्स जो है जिनका ताल्लुक ओबीसी से है और अगर हम गुज़िश्ता जो है ये 22 अगस्त से लेकर अब तक के वक्त की बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में जिस तरह से मॉब लिंचिंग हुई है उस मॉब लिंचिंग के पीछे भी हमें इस तरह की राजनीति दिखाई दे रही है, क्योंकि नीमच में अगर एक आदिवासी को जो है गाड़ी से घसीट कर मारा जाता है तो वहाँ पर हाथियों के जो है घर मुनज़्ज़म कर दिए जाते हैं, लेकिन वहीं पर अगर उज्जैन में होता है, रीवा में होता है, देवास में मामला होता है तो वहाँ पे मॉब लिंचिंग होती है तो उन लोगों के खिलाफ उस तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है। बिल्कुल मेहताब, क्योंकि हर मुद्दे पर ही मध्य प्रदेश में देखा जाए तो हर मुद्दे को लेकर ही सियासत जारी है। मुद्दा कोई भी हो, अवाम के हक में हो या किसी भी तरह का मसला हो, उसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस जो है सियासत करने से चूकते नहीं है। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका।
मखलूत तालीम की मुखालफत में अरशद मदनी के बयान पर सियासत जारी है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि अरशद मदनी के बयान से मदरसे में पढ़ने वाले तलबा पर भी सवाल उठ जाते हैं। वाज़ेह हो कि चंद दिन पहले अरशद मदनी ने लड़कियों के लिए अलहदा स्कूल और कॉलेज खोलने की वकालत की थी। पूरे देश में मदरसे की शिक्षा चलेगी क्या? दारुल उलूम का मदरसा हर जगह खुलेगा क्या? अरे इस देश में अपना एक सिस्टम है, संवैधानिक सिस्टम है, और इसीलिए क्या हो रहा है कि जिस तरह की जो बातें करते हैं आप, और तो जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं उन पर सवाल खड़े करते हैं आप, और ये गलत काम है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मामलात जिंदगी मुतासर हो रही है। मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर पानी भर गया है। ITO धोला कुआं और रोहतक रोड पर गाड़ियां सुस्त रफ्तारी से चल रही है। नशीबी इलाकों में पानी भर आने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना है। महाराष्ट्र के पालघर के मछुआरों की मछलियों की लॉटरी लग गई है। उनके जाल में 157 गोल मछली फंसी, जिसकी कीमत 1,33,00,000 बताई जाती है। इस मछली को समुद्री सोने के नाम से भी जाना जाता है। एक 85,000 में फरोख्त हुई है। एक मामूली सा मछुआरा एक दिन में करोड़पति बन जाए तो ये किसी लॉटरी निकलने से कम नहीं। ऐसा ही कुछ हुआ है महाराष्ट्र के पालघर के मछुआरे के साथ। जहां महाराष्ट्र में मानसून की वजह से समंदर में मछुआरों को जाने पर पाबंदी थी, लेकिन पालघर के मछुआरों को शायद इसका अंदाजा नहीं था कि इतने अरसे के बाद जब वो समंदर में उतरेंगे तो इनका दिन लकी साबित होगा। पालघर के मछुआरों के जाल में पहले दिन ही 1,33,00,000 की मछली फंस गई। चंद्रकांत अपने साथियों के साथ मछली पकड़ने के लिए गए। चंद्रकांत ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इनकी किस्मत इस तरह से बदल जाएगी। इनको 157 गोल मछली मिली। इस मछली को समुद्री सोने के नाम से भी जाना जाता है। इस मछली का इस्तेमाल ज्यादातर दवाओं में किया जाता है। मछली का हर हिस्सा अपने आप में अहमियत का हामिल है। मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, चीन, जापान जैसे ममालिक में गोल मछली की बहुत मांग है। इन मछुआरों की ये पूरी खेप 1.33 करोड़ रुपए में फरोख्त हुई। आलूदगी की वजह से इस इलाके में ऐसी मछलियां बहुत ही कम पाई जाती हैं। शायद इतने दिन तक बेरोजगार रहने का सिला इन मछुआरों को मिल गया। कहते हैं, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इंदौर में 22 अगस्त को हरदोई के तस्लीम के मामले में हुई पिटाई और पुलिस की कार्रवाई को लेकर सियासत बढ़ती ही जा रही है। चूड़ीवाला की पिटाई और इंदौर बाणगंगा थाने का घेराव करने वालों में 4 लोगों का पाकिस्तानी कनेक्शन निकलने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासत और तेज हो गई है। बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस क़यादत को निशाना बनाते हुए मुल्क दुश्मन अनासिर की तरफदारी करने का इल्जाम लगाया है। वहीं कांग्रेस ने हुकूमत के इक़दाम को गैर मुंसिफाना करार देते हुए पूरे मामले की CBI जांच कराने का मुतालबा किया। चूड़ी फरोश तस्लीम की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए अदालत ने उसे दोबारा अदालती हिरासत में जेल भेज दिया है। तस्लीम के वकील अब जमानत अर्जी को लेकर हाईकोर्ट के इंदौर बेंच से रुजू करेंगे। केवल थाने में प्रदर्शन नहीं किया था, बल्कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की थी। इंदौर में और मध्य प्रदेश में दंगे हो जाएं, ये उसका ध्येय था। उसने बिना किसी बात के FIR होने के बाद भी प्रदर्शन किया और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, और उसको संरक्षण देने की कोशिश कांग्रेस के नेताओं ने और दिग्विजय सिंह ने की। अब जांच में ये पता लग गया कि अल्तमस के वीडियो कॉल, उसके मोबाइल के कॉल, उसका सोशल मीडिया अकाउंट पूरी तरह से पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ पूरी की पूरे आप प्रकरणों की जांच CBI से कराओ ना। मैं तो पूरे मध्य प्रदेश के हर प्रकरण की जांच, मैं तो उज्जैन की ही चाहता हूँ जांच CBI से कराओ। हम लोग तो शुरू से ये बात कर रहे हैं, हम तो शांति के पक्षधर हैं। अगर जिसने गलत करा निश्चित रूप से उसके लिए भी हम आपके साथ होंगे। नरोत्तम मिश्रा को क्या सपोर्ट हमसे चाहिए, हम मदद करने को तैयार हैं। लेकिन कार्रवाई दिखे तो, कार्रवाई सच्चाई तो हो, सही कार्रवाई तो, ऐसी इंदौर जैसी कार्रवाई ना हो कि एक चूड़ी वाले को मारा जा रहा है, सार्वजनिक मारा जा रहा है, और उसके बाद विरोधियों पे कार्रवाई करने, अपराधियों पे कार्रवाई करने के बजाय चूड़ी वाले का इतिहास जांचा जा रहा है। जब एक तरफा कार्रवाई होगी तो ये अच्छी बात नहीं है।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।